जिस पार्टी ने 50 साल राज किया, उस राज के बाद भी आज भी राजस्थान जल बिजली मकान के लिए दूर दराज क्षेत्रों में तरस रहा था। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बोलता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो हमेशा जुमले फेंकती है लोगों को। विपक्ष के पास कहने भर को भी, मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं है। उनकी आप जनसभाओं में देख लीजिए। कोरोना का काल एक ऐसा आपातकाल मैं कहूंगी महामारी के रूप में आया था, और उस समय राजस्थान की कांग्रेस की सरकार होटलों में कैद रही, अपने निवास पर कैद रही। 18 महीने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो सड़कों से लेकर के घरों तक जाकर के अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने कोरोना महामारी में भी सेवा कार्य किया था। कांग्रेस तो सिमट गई है अपने घोटालों की आड़ में। तो आपने एक किताब भी लिखी है नव भारत अंतिम पंक्ति नाम से। उस पुस्तक में मैंने लगभग 13 पंचायतें जोड़ी हैं, जहां पर कहीं पर सड़क बिखर जाती है सिक्किम जैसे क्षेत्र में, तो वहां पर तुरंत उसका निर्माण होता है। जितने भी युवा हैं अपनी मेहनत का मंदिर मानते हैं, वहां तक घोटालों की बू गई। अब हाल ही में लगाया था कि वोट चोरी की जा रही है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चल रहा है अभी। जिन्होंने आधार कार्ड को बैंक से कनेक्ट करने पर विरोध किया था, क्यों? ब्लैक इकोनॉमी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कांग्रेस का। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला नेता से जो बीजेपी की प्रवक्ता है और प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बीजेपी की मजबूत आवाज भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर निमिषा गौड़ की। आइए निमिषा गौड़ से उनकी जर्नी के बारे में, उनके विचारों के बारे में आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले डॉक्टर निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, शिक्षा से राजनीति का सफर आपने कैसे तय किया, इसके बारे में हमें बताइए। निशा जी, राजनीति में आना कोई निर्धारित नहीं था। मैं शिक्षा क्षेत्र में थी और मैं शिक्षिका थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और वहाँ से जो अपनी डिबेट्स वगैरह थी उसमें कभी वह विषय रखने के लिए, सामाजिक विषय रखने की मेरी रुचि थी मेरी, तो उसमें जाया करती थी। वहाँ से स्वतः धीरे धीरे चलत प्रयास स्टार्ट हुआ और मेलजोल प्रारंभ हुआ, और अपनी बात कहना तथ्यों के साथ में, ये स्वभाव जो रहा है मेरा, तो स्वभाव के कारण मुझे ये लगा कि ठीक है, मीडिया के सामने, जनता के सामने सच भी आना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव जो आज एस्टैब्लिश हुआ है सोसाइटी के अंदर वो उस समय से चला आ रहा था। मैंने कोई लगभग आज के 20 साल लगभग पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। जर्नी के दौरान ऐसी कोई मूवमेंट आपके जो आपको याद आते हैं कि काश मूवमेंट वापस आ जाए? एक मूवमेंट रहता है हमारी जर्नी में कोई ना कोई, आपका कोई मूवमेंट जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसे ही जैसे आज आप बैठे हैं हम लोग निवास पर, ऐसे ही एक मोमेंट था जब एक साक्षात्कार मेरे निवास पर हुआ था, और उस साक्षात्कार में मेरे परिवारजन, मेरे सास ससुर ने भी हिस्सा लिया था। तो जो चूंकि जालोर ससुराल रहा है मेरा, तो मेरे ससुर जी बड़े गौरवान्वित महसूस किया था उन्होंने, क्योंकि जालोर में आज भी शिक्षा का जो स्तर है वो आज भी लांघना है उसको, महिला शिक्षा स्पेशली वहाँ पर कम है। तो बड़े प्रभावित हुए थे वो और प्रसन्न हुए थे। मैंने आपका एक किस्सा सुना था कि आपको किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, तो आपके मन में आया था कि आपको आरजे जाना चाहिए, एफएम में जाना चाहिए, या फिर राजनीति में आना चाहिए? निशा, मेरा जो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विषय जो है, विषय लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान रहा है। तो चूंकि दो विषय ऐसे हैं जहां पर आप नीतियों की बात करते हैं और आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ई गवर्नेंस कैसे एस्टैब्लिश हो सोसाइटी के अंदर, गुड गवर्नेंस, तो उससे रिलेटेड जब ये सब्जेक्ट थे तो मेरा इसी से रिलेटेड मैंने अपने आप को सेटल किया। फिर एक बार का समय जब मैं मंच पर थी और जब हमारे आज के जयपुर कलेक्टर जो है वो मंच पर, उनका सम्मान था उनका आईएएस बनने के बाद, तो उस सम्मान में मैं चूंकि मंच संचालन कर रही थी, तो कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ में बहुत आप स्पष्टता है, तो क्यों नहीं आप इस पे प्रयास करें। तो बात मेरे मन में बैठ गई और मैंने फिर प्रयास किया। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा याद है आपको? बोले जी मुझे याद है। तो पल आपके जीवन में कई बार ऐसे कोई मोड़ आ जाते हैं, ऐसे विषय आ जाते हैं जहाँ पर आप एकदम, आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, अभी तक कोई राजनीति में नहीं है, तो जैसे ही आपने जब राजनीति में एंटर किया था तो ऐसा कोई आपने कोई चैलेंज फेस किया फैमिली की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से?
निशा, सहयोग भी रहा, चुनौतियां भी रही। आज भी हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र के साथ में सार्वजनिक स्तर पर मुख्यतः राजस्थान की बात करूं मैं तो अभी भी महिलाओं को बहुत कदम अभी आगे चलना है। बिल्कुल। तो चुनौतियां भी हैं और उनका सामना करते हुए अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास करते हुए स्वाभिमान से आप अपने कदम बढ़ाएं तो दुनिया आपके साथ साथ चलती है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप प्रोफेसर हैं, राजस्थान सीनेट की सदस्य भी हैं, और मैं बात करूं तो आपने एक किताब भी लिखी है नव भारत अंतिम पंक्ति नाम से, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। निशा, मेरी पुस्तक जो है पुस्तक मैंने कहानियों के रूप में अपनी बेटी को समर्पित की थी। 13 पंचायतों की कहानियां है जिसमें नव भारत अंतिम पंक्ति का उत्कर्ष उस पुस्तक का नाम है। वो मेरी चौथी पुस्तक है जिसमें मैंने अलग अलग दूर दराज क्षेत्र में पंचायतों तक ई गवर्नेंस कैसे पहुंचा 2014 के बाद, तो वो जो कहानियां थी उनकी ज़बानी, चूंकि कोरोना काल था उसके पश्चात वीडियो कॉल की फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ गई थी, तो कुछ साक्षात्कार तो मैंने जाकर के लिए उनके, और कुछ उनको मैंने अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा। और उस पुस्तक में मैंने लगभग 13 पंचायतें जोड़ी हैं जहाँ पर कहीं पर सड़क बिखर जाती है सिक्किम जैसे क्षेत्र में, तो वहाँ पर तुरंत उसका निर्माण होता है। या फिर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो एक छोटी पंचायत और उसकी छोटी सरपंच एक बच्ची थी, उसकी कहानी हमने कवर की, जिसने बहुत समृद्धता के साथ चुनौतियों के साथ कार्य किया। मेरा प्रयास ये रहता है कि ऐसे विषय लिए जाएं जिसमें नया काम नहीं हुआ हो और हमें उसे प्रस्तुत करने में कुछ नवाचार लगे। तो चूंकि मेरा विषय ग्राम सभा वार्ड सभा रहा है, उस पुस्तक के साथ मैंने जोड़ने का प्रयास किया नव भारत को। आज भारत जो नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देखी जाए कि हमने सैद्धांतिक रूप से स्टडी की थी और आज हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जिस तरह से राजनीति का एक नवाचार प्रारंभ हुआ है, वो एक रिसर्च का विषय है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए भी। बिल्कुल। भारत ने हमेशा एक ऐसा रवैया रखा है जहां पर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। आज का नया भारत भारतीयता की समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार करते हुए, भारत को आगे रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना परचम लहरा रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 20 साल से पढ़ा रही हूँ और देख रही हूँ कि बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ में हम आगे बढ़े, तो रुचि के साथ में ये विषय कनेक्ट होता रहता है। से बात करें तो डिप्लोमेसी पर एक बहुत ही एग्रेशन रहता है कई बार, जो आप देख रहे हैं कई देशों के अंदर है। लेकिन भारत अपनी सप्तांग थ्योरी और अपने जो एनिशियंट पॉलिटिकल थॉट के साथ में आज न्यू पॉलिटिकल एरा में स्टैब्लिश हो रहा है। तो ये बहुत ही शोध का विषय है जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी काम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो काम के ऊपर मैं बात करूँ, राजस्थान में आप किस तरीके से काम को देखते हैं? 2 साल भजनलाल जी की सरकार को होने वाले हैं, तो उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? निशा जी, देखिए राजस्थान के अंदर लगातार 50 साल 25 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा है। तो नवाचार तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही आए हैं, और जिस पार्टी ने 50 साल राज किया, उस राज के बाद भी आज भी राजस्थान जल, बिजली, मकान के लिए दूर दराज क्षेत्रों में तरस रहा था। जी। ये जो सोच हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजनलाल जी शर्मा की है, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं मूल सुविधाओं पर काम करते हुए औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करूंगा। तो हर घर में नल से जल एक अभियान चला और उस अभियान से देखिए कितनी राहत मिली है। बिजली की बात की जाए तो आज राजस्थान वासी सरकार को बिजली दे रहे, नहीं तो घाटे में रहा। और उसके अतिरिक्त हम बात करें औद्योगिक कॉरिडोर, जोधपुर, पाली, दिल्ली, मुंबई एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसमें 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन क्लियर है।
2030 तक राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है और बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कोई राजस्थान वासी किसी चीज के लिए मोहताज नहीं हो। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, आज तक हम बातचीत कर रहे हैं, अभी तक जन सुनवाई के माध्यम से आम जनता को राहत देने का कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो जल, बिजली, मकान, उद्योग, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, नवाचार और इसके साथ में विदेशी निवेश को आकर्षण केंद्र जो आज राजस्थान के अंदर बना है वो देखने योग्य है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जिसका सुनहरा अवसर है। अलग अलग क्षेत्र है यहाँ पर, आपको थार का यहाँ पे मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर कल बहती नदियाँ भी आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। तो सुंदरता से भरे इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं थी। उन संभावनाओं को तलाशते हुए हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान, आपनो अग्रणी राजस्थान जो उनका स्लोगन है, उसमें हम सब शामिल हैं। तो इस नवाचार के साथ हम सभी उत्साहित हैं, क्योंकि राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बदलने जा रही है। बिल्कुल, आपने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ बताया कि भजनलाल जी सरकार में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बोलता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो हमेशा जुमले फेंकती है लोगों की तरफ कि वो लोग आकर्षित हो, सिर्फ जुमले करती है, काम नहीं करती। देखिए, विपक्ष तो क्या है, आज मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कहने भर को भी, मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं है। उनकी आप जनसभाओं में देख लीजिए। हाँ, ये जो मुद्दे भुनाना और कुछ स्लोगन के माध्यम से आकर्षित करना, ये करते रहते हो। 4 कुर्सी लगाकर ये सारे शामिल भी नहीं बैठ सकते। और जो कोरोना का काल एक ऐसा आपातकाल, मैं कहूंगी, महामारी के रूप में आया था, और उस समय राजस्थान की कांग्रेस की सरकार होटलों में कैद रही, अपने निवास पर कैद रही। 18 महीने राजस्थान के कांग्रेस के शासनकाल के मुख्यमंत्री अपने घर में कैद रहे। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो सड़कों से लेकर के घरों तक जाकर के अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने कोरोना महामारी में भी सेवा कार्य किया था। तो राजस्थान की जनता सब देखती है, और विपक्ष जो है हाहाकार मच रहा है वहां पर, कहने भर को भी नहीं है। और कहते हैं, वहां जाकर के कहते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कि युवाओं को आगे आना चाहिए, और यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग जो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी उसे भुगता था, तो राजस्थान वासियों ने भुगता था। युवाओं के ऊपर बात चल रही है, तो युवाओं के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे हाल ही में जो एसआई भर्ती थी उसको भी रद्द किया गया था, कुछ कारणों की वजह से हाईकोर्ट में स्टे भी लगा था उसके लिए। तो उसको लेकर हम पूछना चाहेंगे कि जो युवा है वो ये चाहते थे कि जैसे कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में जो एसआई भर्ती जिन्होंने दी थी, परीक्षा दी थी, उसको रद्द कर दिया गया था। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो सही भी थे, कुछ लोग नहीं भी सही थे, लेकिन वो उसमें पिस गए थे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि लोगों की आशा थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए कुछ करेगी। देखिए निशा, जब मुद्दा जो समस्या और मुद्दा था वो जब न्यायपालिका की परिधि में चला जाता है, तो कार्यपालिका और विधायिका की अपनी एक मर्यादा होती है। तो उस मर्यादा के अनुरूप जो भी तथ्य भारतीय जनता पार्टी की शासन में आने के पश्चात पहली बार एफआईआर हुई और उन युवाओं को न्याय मिलने की और एक कदम बढ़ाया गया कि देखिए कि पेपर लीक के माध्यम से जो लोग भर्ती हो रहे हैं, हुए हैं, और जब ऐसे माध्यम से भर्ती होंगे तो क्या सुशासन लाने में मदद करेंगे। तो जो मदद कर सकते थे की, और न्यायालय का जो भी निर्णय है वो सर्वमान्य है और वो सबको स्वीकार्य है। और युवाओं के साथ आज हर क्षेत्र के अंदर रोजगार भी है। युवाओं के जो परीक्षाएं जितनी भी हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा मेहनत करो, एक पेपर लीक नहीं होगा। तो ये मुख्यमंत्री जी का वादा था जिसे उन्होंने निभाया, और आज तक आप देखिए सभी परीक्षाएं यथावत होती हैं और पेपर लीक तो होता ही नहीं है। और हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, जिसमें शिक्षा संकुल से लेकर के आरपीएससी तक एक ऐसा स्थान जिसे जितने भी युवा हैं अपनी मेहनत का मंदिर मानते थे, वहां तक घोटालों की बू गई। ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। तो कांग्रेस तो सिमट गई है अपने घोटालों की आड़ में।
बिल्कुल। आप खुद मीडिया पैनलिस्ट हैं, आप डिबेटों में जाती हैं। जब डिबेट में आप जाती हैं तो कभी कभार हम कुछ बोलते हैं डिबेट के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम डिबेट चलती है, तो क्या कभी आपको कोई ऐसी चुनौती फेस करनी पड़ी, कभी आपको टारगेट किया गया? हाँ निशा, देखिए जब विपक्ष पे हो या विपक्ष में हो, तब बौखलाहट भरे कई बार कांग्रेस के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कई बार भारत की सेना पर टिप्पणी करी, तो लाइव डिबेट में हमने उनसे क्षमा मंगवाई, या फिर किस तरह से उन्होंने सीधा व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करने का प्रयास किया, जिसका संतुलित जवाब दिया। और कई डिबेट में तो हाथापाई पर उतर आते हैं लोग, क्योंकि कहने भर के लिए कुछ नहीं है, नेतागिरी करनी है लेकिन तथ्यहीन करनी है, झूठ करनी है, और झूठ जनता बर्दाश्त नहीं करती है। हाल ही में अभी देखा जाए, जैसे कांग्रेस की बात चल रही है, हम कांग्रेस की पर बात करते हैं, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मतलब जब भी हमारे देश में कोई स्ट्राइक होती है, हमारी तरफ से कोई जवाब दिया जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो सवाल रखती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से वो लोगों को पेश करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमारी तरफ से हम जवाब देते हैं कि हमारी सेना हमारी जवाब दे रही है, लेकिन वो हमेशा विपक्ष जो है वो सवाल उठाती है हमारी सेना के ऊपर, हर बार का है कि हर बार सवाल उठाती है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए निशा, ये तो बहुत ही इनका निंदनीय और निम्न स्तर का कार्य है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस जब भारत की सेना भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ करके डट करके सीमाओं पे खड़ी रहती है, जल थल नभ की अट्टालिकाओं पर डट के खड़ी रहती है, उन सैनिकों से उनके परचम का सबूत मांगना इससे ज्यादा निम्न कार्य किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया। आज ऑपरेशन सिंदूर भारत की गरिमा और भारत के स्वाभिमान का उत्तर था, जिस पर सीधा वार और अंतिम वार मैं कहूंगी पाकिस्तान ने किया था, और आतंकवाद का गढ़ समाप्त हो चुका है, और जिस गढ़ में भारत के आंतरिक और बाहरी स्तर पर आक्रमण लगातार हुए उसे समाप्त किया है। और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिस तरह पूरे मानसून सत्र में लगातार डिबेट की और ऐसे अनपेक्षित प्रश्नों का सामना आज भारत की सरकार ने किया, जिसका लगातार उत्तर भी देते रहे, लेकिन जब चर्चा होती है तब संसद से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे कोनों में जाकर के देश विदेशों में जाकर के प्रश्न पूछते हैं। भारत भर में पक्ष विपक्ष दोनों एकजुट होकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और एक मैं कहूंगी बहुत ही भारत की सरकार की एक ऐसी पहल है जिस पर शोध हो रहा है कि आपने जवाब भी दिया, माकूल जवाब भी दिया, और अपने समय पर सेना ने अपना जो लगातार आक्रमण करते उसे रोका भी। तो रोकना, युद्ध में कोई सैनिक अकेला नहीं हिस्सा लेता है, हर नागरिक शामिल होता है, जीवन का हर हिस्सा प्रभावित होता है हर नागरिक का। तो युद्ध में झोंके रखे, युद्ध लगातार चले, तो विपक्ष ने लगातार ये प्रयास करा है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का जवाब हो, कांग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया कि बैकफुट पर भारत को और भारतवासियों को कैसे लाया जाए। ये वही कांग्रेस है जैसे 1885 में जब एस्टैब्लिश किया गया था, जब भारत की आवाज को दबाना था। ये वही कांग्रेस है जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमने ही हिस्सा लिया, इसका ढोल बजाती रही, इस आधार पर वर्षों शासन किया, घोटालों में 100 फीट गहरे खड्डे में भारत की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। आज भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें निशा जी आप हम हर व्यक्ति शामिल है। बिल्कुल। और आज भारत में स्टार्टअप ले लीजिए, साइंटिस्ट ले लीजिए, या मैं तो राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के हैं हम, तो शेखावटी में आप जाके देखिए कितने धन्य परिवार हैं जो कि सिर्फ इस मात कारण से पलायन किया कि यहाँ पर जल और बिजली नहीं थी। आज दोनों की उपलब्धता, हमारे मुख्यमंत्री जी पर प्रकृति भी मेहरबान है। तो सारा समय मिला करके एक ही बात आती है, कांग्रेस के पास कहने भर के लिए भी कुछ नहीं है, और सिर्फ अपने घोटाले हैं उनके पास में, उन घोटालों की आड़ में जितनी राजनीति कर रहे हैं उससे ये हर दिन समाप्त होगी। बेहतर है संगठन और सिद्धांत की बात करें जो इनसे हो नहीं पाएगी। बिल्कुल। सेवा दल की बैठक होती है, उसमें कुर्सियां न केवल खाली रहती हैं, जबकि कुर्सियों को से आपस में फुटबॉल करते हैं। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन, नीति विहीन और नेतृत्व विहीन हो गई है। कुछ सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से, जैसे कि हाल ही में सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसने बहुत चर्चा बटोरी थी। एक प्रोफेसर, एक प्रवक्ता के
नजरिए से आप उस गिरफ्तारी को कैसे देखती है? देखिए, जहाँ पर राष्ट्र की सीमा पर या राष्ट्र की सुरक्षा पर चुनौतियां आती हैं, तो हमें तथ्यों, आंकड़ों और हमारी पुलिस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि नैरेटिव बिल्डिंग पर। आज एकदम शांत प्रदेश रहा लद्दाख, वहाँ पर इस तरह का जिस तरह का आंदोलन किया गया और उस आंदोलन के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का प्रयास में इनकी भूमिका नजर आई। और आज के युग में बिना तथ्यों और डिजिटल एविडेंस के बिना बात ही नहीं की जाती है। तो हम तो उस समय प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर सबूत जो है, सबूत आपके कैद हैं और जिन्हें कभी रिमूव नहीं किया जाता। डिजिटल एविडेंस अपने आप में एक ऐसी एविडेंस है जिसे माननीय न्यायालय भी स्वीकार करती है। बिल्कुल। बीजेपी सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। ये हर बार आता है कि जब भी हम सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ साफ तौर पे दिखाई देती है, साफ तौर पर लोग भी बोलते हैं और जो विपक्ष है वो हमेशा उसको मेंशन करता है कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए निशा जी, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, मैं और जोड़ती हूँ सबका विश्वास सबका प्रयास। हाँ जी। ये जो विश्वास है, इस विश्वास और प्रयास में जी। इसमें सभी शामिल हैं जो भारतवासी हैं। बिल्कुल। जब हम किसी भी कॉरिडोर को यूज करते हैं, ये मान लीजिए आप जयपुर से दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो उस कॉरिडोर को सभी यूज करते हैं। बिल्कुल। किसी भी जाति का भेद नहीं है। बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को जब प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से अन्न उपलब्ध कराया गया तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। या कोई भी सरकार की योजनाएं, चाहे वो हमारे राजस्थान की हों या भारत सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं के लाभान्वित राजस्थान वासी हैं, भारतवासी हैं। बिल्कुल। आज राजस्थान के अंदर 70 लाख से अधिक किसान को किसान सम्मान निधि उनके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, तो उसका लाभ भी सभी ले रहे हैं। बिल्कुल। अब एक नया नवाचार हो रहा है, हर जिले वहाँ के पंच जो क्षेत्र हैं उनको आगे निर्धारित किया जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बनाया हुआ है वो कांग्रेस पोषित है। वो कांग्रेस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल, जब सत्ता जाती दिखती है तो ये डिवाइड एंड रूल पर काम करते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो कहाँ गया वो ट्रिपल तलाक का कानून का सामना करते करते 3 तलाक कानून भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया है, जहां पर मुस्लिम बहनों को राहत मिली है अपने जीवन को सुरक्षित करने की। जीएसटी को लेकर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जीएसटी में भी 12 और 5% का वो कम कर दिया गया है, तो उसको लेकर भी विपक्ष ने जवाब दिया था कि थूके चाटने वाली, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी दिया था ये कांग्रेस के नेताओं ने कि थूके चाटने वाली जैसी बात हो गई कि चुनाव आते हैं वैसे ही बीजेपी पलट जाती है। तो इसके ऊपर आप इस बात को कैसे खारिज करती हैं? देखिए, जो विपक्ष है और स्पेशली अभी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा उल्टी बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी का जो इतिहास रहा है भारत के अंदर, टैक्स कभी कम नहीं हुआ। बिल्कुल। और इकोनॉमी जो है भारत की, वो जनधन बैंक अकाउंट, डिजिटल करेंसी, यूपीआई के यूज के कारण बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई। बिल्कुल। एक पारदर्शी एंड वाइट इकोनॉमी की ओर भारत बढ़ा है। तो उसके बाद जब त्योहार से पहले, पावन पर्व से पूर्व में जीएसटी की जो राहत की गई है, वो राहत हर घर तक पहुंची है। ये 2 स्लैब जो हैं, हर घर में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि देखिए, मात्र जो दीपावली के समय में 40% ज्यादा शॉपिंग हुई है। आज आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही है, अकाउंट से आप जहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेजिंग और अकाउंट जो आपका प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड चेन जो है इक्वल हो गई है। और ये इक्वल ट्रांसपेरेंसी है, ये चुभ रही है कांग्रेस की आंखों में। यही थे कांग्रेसी जिन्होंने आधार कार्ड को बैंक से कनेक्ट करने पर विरोध किया था। क्यों? ब्लैक इकोनॉमी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कांग्रेस का। और आज भारतवासी धन धान्य से परिपूर्ण है, दीपावली के पावन पर्व को अति उत्साह से मनाया है। ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है। और कांग्रेस एक परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करने में विश्वास करती है, और उसके अतिरिक्त वो नहीं चाहती कि भारतवासी कोई भी तरक्की करे। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि
जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस शुरू हो जाती है, जैसे कि ईवीएम हैक कर लिया गया है, अब हाल ही में लगाया था कि वोट चोरी की जा रही है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चल रहा है अभी कि भी पीएम मोदी ने वोट चोरी किए हैं, बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, ईवीएम हैक कर ली, मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो ये जुमला स्टार्ट क्यों हो जाता है? देखिए, कहने भर को कुछ है नहीं कांग्रेस के पास। तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने 70 से अधिक गालियों का सीधा सामना किया है। और पिछले इनके चुनाव में चौकीदार चोर है, हर चौकीदार आहत हुआ था। और आज वोट चोरी, एसआईआर से परेशान है, ये चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारे यहाँ वोट डाले। जो मूल भारतवासी है या मूल बिहार में रहने वाला व्यक्ति है, उसको ना मिल करके घुसपैठिए वोट डाले और सरकार इनके मन अनुरूप बने। तो डिजिटलाइजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी किया है और उन्होंने कहा कि आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करवाइए, लेकिन आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो जाएंगे नहीं, लेकिन बाहर जा करके ऐसे झूठे नैरेटिव स्टैब्लिश करना चाहेंगे जो कहीं भी धरातल पर टिकते नहीं है। मैं चूंकि कक्षाएं कई बार ले रही होती तो स्टूडेंट, कई बार विद्यार्थी भी जिज्ञासा में पूछते हैं प्रश्न कि ये क्या हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ उनको आप एक्सपर्ट जाइए इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल, तो चेक करती हैं, बोलती हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। तो ये वोट चोरी का एलिगेशन वहाँ तक सीमित था जहाँ तक जनता में राजनीतिक जागरूकता नहीं थी। आज की जनता जागरूक है, वो सब जानती है और वो खुद एनालिसिस करती है, कहने और करने भर में खाई किसने बना रखी है। जी बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है इस बार? देखिए, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है। बिहार संभावना वाला प्रदेश है और आप देखिएगा कि एक नया इतिहास रचेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार भी विकास की गति पकड़ेगा। ठीक है, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक शब्द में उनका जवाब देना है। सबसे पहले पीएम मोदी। हमारा सौभाग्य। राहुल गांधी। भारत का दुर्भाग्य। कांग्रेस। अंग्रेज पोषित। बीजेपी। भारत की जनता की आवाज। इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी। राजनीति में प्रयास। अशोक गहलोत। कहने भर के जादूगर। सचिन पायलट। नेतृत्व न कर सके। डॉक्टर निमिषा गौड़। महिलाओं की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया निमिषा जी। तो ये थे हमारे साथ निमिषा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में एक और नई पहचान और एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं निशा शर्मा, आज के लिए इतना ही।